अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर प्लांट किंगडम का टॉपिक जिम्नोस्पर्म। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11th एवं 12th में हैं। वो बायोलॉजी स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी पढ़ते हैं सबसे पहले जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड प्लांट, दैट इज इन जिम्नोस्पर्म एम्ब्रियो एंड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर। जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनता है लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में ओवरी अब्सेंट होती है। जब ओवरी अब्सेंट होती है तो ओवरी जो कन्वर्ट होती है वो फल भित्ति में कन्वर्ट होती है, तो इसमें फल भित्ति अब्सेंट होती है, जिस वजह से इसको जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके ऊपर फल भित्ति या फल भित्ति की जो कवरिंग है वो नहीं होती है। ठीक है, इनमें एम्ब्रियो बनता है और सीड फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। अब पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि जिम्नोस्पर्म में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वैस्कुलर प्लांट होते हैं और सीड प्लांट होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है और इनमें सीड बनता है। ये कहना चाहिए कि ये पहले प्लांट हैं जिनमें सीड बनता था। इससे पहले हमने टेरिडोफाइटा की स्टडी करी थी, तो टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बन रहा था। फिर द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इसमें जो रूट्स होती है वो जनरली टैप रूट्स होती है। अब टैप रूट्स क्या होती है ये देख लेते हैं। टैप रूट्स का मतलब एक ऐसी मेन रूट होती है जो सीधे ज़मीन के अंदर जाती है, उसमें बहुत सारी शाखाएं नहीं निकलती हैं, तो ये कहलाता है टैप रूट। उसके बाद रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, एग्जाम्पल पाइनस। इसमें जो रूट्स होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म में जिनकी रूट्स में फंगल एसोसिएशन होता है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि जो फंजाई उसमें रहता है वो प्लांट के लिए जो एब्सॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन, उसको बढ़ा देता है और बदले में फंजाई जो है उस प्लांट में रहता है और प्लांट से कार्बोहाइड्रेट को लेता है। तो इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है माइकोराइजा। ये किस प्लांट में होता है? पाइनस में। नेक्स्ट, सम स्पेशलाइज्ड रूट्स एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कुछ ऐसी रूट्स भी होती हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, यानी कि N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अवशोषित करते हैं एक तरह से। उनका एग्जाम्पल है साइकस। नेक्स्ट, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें नेक्स्ट कैरेक्टर है द स्टेम आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। स्टेम, जो जिम्नोस्पर्म में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे साइकस, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम ब्रांच्ड होते हैं, जैसे पाइनस। जो जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं, यानी कि प्राथमिक प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ये डोमिनेंट है केवल कुछ हिली एरियाज़ में, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे ये रहते हैं, हिली एरियाज़ में रहते हैं, कूल प्लेसेस में ये रहते हैं। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जो वार्म प्लेस पर भी रहते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल हैं साइकस और आरोकेरिया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन नॉर्मल प्लांट्स की तरह ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फोटोसिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है।
फोटोसिस्टम से सेकेंड प्रेजेंट से मतलब कि इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। इनकी जो लीव्स होती है, चूँकि ये ठंडे एरियाज़ में रहते हैं और कुछ वार्मर एरियाज़ में रहते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी लीव्स एडेप्टेड होती है। जो कूल एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, तो वहाँ पर एक तरह से जीरोफाइटिक कंडीशन या शुष्क कंडीशन पैदा हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो उस तरह से ये अपने जो लीव्स है उसको एडेप्ट कर लेते हैं ताकि उसमें ये सर्वाइव कर सकें। 2 टाइप्स ऑफ लीव इज़ प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में 2 तरह की लीव्स होती हैं। एक होती है पिन्नेट कंपाउंड लीव, इसका एग्जाम्पल साइकस है जिसमें पिन्नेट कंपाउंड लीव्स पाया जाता है, और दूसरा है निडल शेप लीव, यानी कि सुई की तरह की लीफ इसमें पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस है। जो साइकस है उसमें पाई जाती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पाइनस में निडल शेप लीफ पाई जाती है, यानी कि सुई की तरह की पत्तियां होती हैं ऐसी कुछ। जो साइकस है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से लेकर कुछ कम टेम्परेचर होता है, यानी कि मौसम में वेरिएशन होता है लेकिन पानी की कमी नहीं होती है इनको। तो ये ऐसी जगह पर होते हैं साइकस। और जो पाइनस होते हैं ऐसी जगह में होते हैं, वो रीजन है जैसे ये होते हैं टेम्परेट रीजन से लेकर सब आर्कटिक रीजन तक, यानी टेम्परेट रीजन ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है ना उसमें ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि मौसम मिला जुला रहता है। और टेम्परेट रीजन से लेकर सब आर्कटिक रीजन तक ये पाए जाते हैं। सब आर्कटिक रीजन ऐसा क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे टेम्परेचर में इनको ज़रूरत होती है ऐसी पत्तियों की कि जो पानी की बर्बादी को रोक सके, क्योंकि उतनी टेम्परेचर में बर्फ़ जम जाने से पानी की कमी हो जाती है। तो जो भी जीरोफाइटिक कंडीशन होती हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। जीरोफाइटिक कंडीशन में क्या होती है, जैसे कि निडल शेप लीफ होती हैं, जो इसके स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए रहते हैं ताकि कम से कम पानी बर्बाद हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो पाइनस की लीफ है वो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन एक्तियार करती है, जिस वजह से उनकी पत्तियां निडल शेप हो जाती हैं, यानी कि सुई की तरह की पत्तियां हो जाती हैं। और उसमें पहला संकन स्टोमेटा रहता है, यानी धसे हुए स्टोमेटा रहते हैं, जिससे पानी का ट्रांसपिरेशन कम हो सके। थिक क्यूटिकल होती है उसमें ताकि पानी की बर्बादी ना हो। उसके बाद निडल शेप इसमें पत्तियां होती हैं, ये एडेप्टेशन ये कर लेता है। ये सारा एडेप्टेशन जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होता है, यानी जो प्लांट आपने मरुस्थल में देखा होगा कुछ वैसे ही कंडीशन में ये रहता है, इस वजह से इसके जो एडेप्टेशन है जीरोफाइटिक एडेप्टेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज कैरेक्टर्स रिड्यूस ट्रांसपिरेशन अगेंस्ट ड्राई एंड हाई टेम्परेचर बट पाइनस हैबिटेट इन हिली एंड कोल्ड रीजियंस। ये जो एडेप्टेशन है ये एक्चुअली में जो जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और पानी की बहुत कमी होती है वहाँ के लिए ये होता है। लेकिन पाइनस की भी कंडीशन ऐसी ही हो जाती है, जब टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है तो बर्फ़ जम जाती है और कहीं से भी पानी नहीं मिलता है। ये साइकस रिवोल्यूटा का फिगर है। ये आपने जनरली विद्यालय में, कॉलेज में, पार्क में ये देखा होगा आपने। उसके बाद ये जो फिगर है ये पाइनस का फिगर है। ये हिली एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ में और सब आर्कटिक रीजन और टेम्परेट रीजन में ये पाया जाता है। ये है पाइनस जिम्नोस्पर्म। अब बात करते हैं स्पोरेंजिया के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म की स्पोरेंजिया है वो किस तरह की होती है। देखिए, इन जिम्नोस्पर्म स्पोरेंजिया इज इंटेग्यूमेंटेड विदाउट ओवरी। जो जिम्नोस्पर्म की स्पोरेंजिया होती है वो इंटेग्यूमेंटेड होती है, यानी कि उसके ऊपर कवरिंग होती है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में
जो स्पोरेंजिया होती है वो इंटेगुमेंटेड भी होती है और उसमें ओवरी भी प्रेजेंट होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म की जो स्पोरेंजिया है वो इंटेगुमेंटेड भी होती है और उसमें ओवरी भी प्रेजेंट है, जबकि जिम्नोस्पर्म में इंटेगुमेंटेड तो है लेकिन उसमें ओवरी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपने पढ़ लिया है। टेरिडोफाइटा की जो स्पोरेंजिया है वो टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया तो प्रेजेंट है लेकिन वो इंटेगुमेंटेड नहीं है, वो विदाउट इंटेगुमेंटेड है। अब देखिए जो इंटेगुमेंटेड स्पोरेंजिया या इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। इंटेगुमेंटेड स्पोरेंजिया या इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, इसलिए हम इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया उसको बोल रहे हैं कि इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया हम क्या कह रहे हैं? ओव्यूल। ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की स्पोरेंजिया दिखाते हुए और ये जिम्नोस्पर्म की स्पोरेंजिया को दिखाते हुए। हेटेरोस्पोरस में जो स्पोरेंजिया होती हैं, दो तरह की स्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर आप जो लीफ देख रहे हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर मेगा स्पोरोफिल। ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है, जो उसमें कोन होता है उसके अंदर होती है स्पोरेंजिया। एक ही कोन में दोनों स्पोरेंजिया होती हैं, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मेल स्पोरेंजिया है, यानी कि इसमें स्पर्म बनेंगे, और मेगा स्पोरेंजिया में आपके बनेंगे एग। ठीक है, तो जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं जो मेगा स्पोरेंजिया बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं स्लेजिलेना, स्लेजिनेला, एजोला और साल्विनिया। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में ये एक फिगर आपको बता रहे हैं स्पोरेंजिया, इसमें स्पोरेंजिया इंटेगुमेंटेड होती है और इसकी जो स्पोरेंजिया है उसमें इंटेगुमेंट अब्सेंट है। तो जो स्पोरेंजिया इंटेगुमेंटेड होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के ऊपर ओवरी की कवरिंग नहीं होती है, इसलिए कहते हैं इसे नेकेड। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म पिस्टिल के बारे में। ये एंजियोस्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें जो मेगा स्पोरेंजिया है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इंटेगुमेंट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है ओवरी। ओवरी आगे चल के कन्वर्ट होगा पेरिकार्प यानी फल भित्ति में, और इंटेगुमेंट और मेगा स्पोरेंजिया ये दोनों मिलके बनाएंगे सीड बनाएंगे। ऊपर की जो इंटेगुमेंट है वो बनाएगी सीड कोट मिलके। ये है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म पिस्टिल का। अब समरी देख लेते हैं मेगा स्पोरेंजिया के बारे में। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसी कैसी होती है। देखिए, जो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है वो तीनों में प्रेजेंट होती है। हेटेरोस्पोरस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन तीनों में आखिरकार अंतर क्या है वो देख लेते हैं। जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसमें जो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उसमें इंटेगुमेंट नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसमें इंटेगुमेंट है, लेकिन इंटेगुमेंट के ऊपर ओवरी एब्सेंट है। नेक्स्ट जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसमें इंटेगुमेंट भी है यानी कवरिंग भी है, उसके ऊपर ओवरी भी प्रेजेंट है। तो ओवरी लास्ट में जब मैच्योर होगा तो वो कन्वर्ट होगी फल भित्ति यानी पेरिकार्प में, और जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है। तो इसके बीज कैसे होते हैं? इसके बीज नेकेड होते हैं, और इसके एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के कारण ढके हुए होते हैं। और जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है जिसके एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको, स्लेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, उसमें स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया तो प्रेजेंट है लेकिन वो इंटेगुमेंटेड नहीं है। ये है तीनों का बेसिक डिफरेंस। अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के। फ्लावर्स आर एब्सेंट, स्पोरोफिल प्रोड्यूस स्ट्रॉबेरी और कोन्स। ठीक है,
जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर्स अब्सेंट होता है, और जो स्पोरोफिल होती है यानी कि उसकी जो पत्ती होती है, लीफ होती है जिम्नोस्पर्म की, वो स्ट्रॉबिली और कोन्स में कन्वर्टेड होती है। जो जिम्नोस्पर्म का फीमेल कोन होता है वो एंजियोस्पर्म या दूसरे हायर प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है उससे हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, किसकी? फीमेल कोन की। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा होगा, जो प्लांट का स्टेम होता है उसमें जो फूलों का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब दो टर्म जो आपने पढ़े स्ट्रॉबिली वर्सेस कोन, वो क्या हैं देख लेते हैं। स्ट्रॉबिली और कोन्स आप ये कह सकते हैं कि बहुत मिलते जुलते टर्म हैं। स्ट्रॉबिली टर्म का जो इस्तेमाल है वो हम फर्न में करते हैं, यानी टेरिडोफाइट के केस में स्ट्रॉबिली का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोन होता है वो जनरली कोन का इस्तेमाल हम जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए, स्ट्रॉबिली इज ए मोर जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कोन लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स। कोन का जनरली इस्तेमाल हम जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं। जो मेल कोन होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिन कोन्स, और जो फीमेल कोन होते हैं उन्हें कहते हैं सीड कोन्स। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। आपसे पुनः गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोन आपने पढ़ा तो व्हाट इज़ कोन, अगर पूछा जाए व्हाट इज़ कोन, कोन क्या है? एक स्टेम की ब्रांच है जिसमें स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। स्पोरोफिल मैंने बताया था, एक तरह की जिम्नोस्पर्म की लीफ को कहते हैं हम स्पोरोफिल, और स्पोरेंजिया आगे स्टडी करेंगे उसकी। जो मेल कोन है उसे कहते हैं पॉलिन कोन्स, और जो फीमेल कोन है उसे कहते हैं सीड कोन्स, क्योंकि मेल कोन में बनेंगे आगे चल के पॉलिन ग्रेन बनेंगे, और वही जाके पॉलिन ग्रेन से फिर स्पर्म बनेंगे। और फीमेल कोन में फाइनली आर्चिगोनियम बनेगी, आर्चिगोनियम में एग रहेगा, फिर एग से एम्ब्रियो और एग से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें लार्ज स्पोरेंजिया और स्मॉल स्पोरेंजिया सेम कोन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल कोन एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट सेपरेटली। मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग मेल कोन के बारे में, जिम्नोस्पर्म के मेल कोन के बारे में। ये दोनों में काम करेगा, साइकस और पाइनस, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पढ़ना है हमको साइकस भी पढ़ना है और पाइनस भी पढ़ना है। साइकस और पाइनस में जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि साइकस और पाइनस में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके मेल कोन और फीमेल कोन के बारे में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो मेल कोन है ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। इसमें इसके अंदर माइक्रो स्पोरोफिल और उसके ऊपर माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। माइक्रो स्पोरेंजिया का फिगर ये दिखाया गया है 2n। इसके जो सेल्स होते हैं 2n होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं। इसके अंदर भी जो सेल्स हैं अभी वो 2n यानी डिप्लॉयड है। अब इन सेल्स में मियोसिस होगी, फिर आपके हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे। जो सेल्स हैं 2n डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनमें मियोसिस हुई और अब बने हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर n। ये देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने दिखाया हुआ है, डिप्लॉयड बॉडी है, 2n बॉडी है। अब जो स्पोर बने उन स्पोर्स में माइटोसिस होगी। माइटोसिस के फलस्वरूप उसमें बनेंगे पॉलिन ग्रेन्स। ये पॉलिन ग्रेन्स जब रिलीज होंगे तो इनको हम बोलेंगे पॉलिन ग्रेन्स और मेल गैमीटोफाइट। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिए कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये डायरेक्ट जाके फ्यूज नहीं होते हैं, इनके अंदर भी माइटोसिस होती है। उसके बाद इनके अंदर इसमें स्पर्म बनेंगे, जो मेगा स्पोरेंजिया की आर्चिगोनियम के अंदर जो एग है उससे जाके फ्यूज होगा।
तो अब हमारा बन गया पॉलन ग्रेन, जिसे हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अब पढ़ते हैं मेल गैमीट ऑफ साइकस या स्पर्मेटोजॉयट, यानी कि जो हम फिगर में दिखा रहे हैं आपको, ये साइकस के स्पर्म का फिगर दिखा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं इसमें, देख लेते हैं। जो साइकस का स्पर्म होता है वो बायोलॉजिकल फील्ड में सबसे बड़ा होता है। इसकी जो साइज़ होती है अप टू 300 माइक्रोन मीटर तक होती है। ये लार्जेस्ट इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। दे आर टॉप शेप्ड, ये लट्टू के तरीके का होता है, ओवल यानी अंडाकार होता है, स्पाइरली कॉइल्ड, ये स्पाइरली इस तरह से आप देख रहे हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होता है ये। उसके बाद इसमें कई सीलिया होते हैं, सीलिया हैं इसमें कई, सीलिया के कारण ये मोटाइल होता है। अब जो मेल गैमीटोफाइट बना था, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कह रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इन जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमीटोफाइट या पॉलन ग्रेन बनता है वो डिपेंडेंट होता है और वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब डेवलप होगा फिर उसके बाद वो रिलीज़ होगा एनवायरनमेंट में, वो होगा पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। अच्छा, इससे पहले के जो प्लांट आपने देखे थे जैसे टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइटा है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो अब इसमें हो रहा है वो डिपेंडेंट है जो मेल गैमीटोफाइट है, और पॉलन ग्रेन्स डेवलप होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर है? उसके कोन में है। कोन कहाँ पर है? जो प्लांट की डिप्लॉयड बॉडी है, स्पोरोफाइटिक बॉडी है, उसमें वो रहता है। तो डिपेंडेंट है ये। मेल गैमीटोफाइट डिपेंडेंट है और नॉन ग्रीन है। अब बात करेंगे फीमेल कोन के बारे में। फीमेल जिम्नोस्पर्म के फीमेल कोन की तुलना हम एंजियोस्पर्म के इन्फ्लोरेसेंस से कर सकते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? आपने देखा होगा जो एंजियोस्पर्म का तना होता है, स्टेम होता है, उसमें फूलों की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो अब देखते हैं फीमेल कोन के बारे में। ये है फीमेल कोन का फिगर। अब फीमेल कोन 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। फीमेल कोन के अंदर ये मेगास्पोरेंजिया है, और मेगास्पोरेंजिया कैसी है? इंटेगुमेंटेड है। ये इसका इंटेगुमेंट है मेगास्पोरेंजिया का, ये मेगास्पोरेंजिया है। ये जो नीचे पत्ती है ये मेगास्पोरोफिल कहलाती है, यानी जिम्नोस्पर्म की पत्ती को। अब मेगास्पोरेंजिया का फिगर हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मेगास्पोरेंजिया में अंदर न्यूसिलस है जो डिप्लॉयड होता है, 2n है। उसके बाद ये न्यूसिलस के ऊपर ये इंटेगुमेंट है, और अंदर जो पूरी ये चीज़ है इसे बोल रहे हैं हम मेगास्पोरेंजिया। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल कह रहे हैं। अब ये न्यूसिलस में कोई एक सेल एज ए MMC काम करती है, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। ये दिखाया गया है एक मेगा स्पोर मदर सेल को। मेगा स्पोर मदर सेल के ऊपर ये न्यूसिलस को दिखाया गया है। न्यूसिलस को चारों तरफ से घेरे हुए ये इंटेगुमेंट को दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं मियोसिस इन MMC गिव 4 मेगा स्पोर। अभी तक ये सब 2n में हमारा चल रहा था। अब MMC में यानी मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, ठीक है। तो मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर बनेंगे। 4 मेगा स्पोर बन गए हमारे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 4 में से 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगा स्पोर बचेगा। यही हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा आगे। फंक्शनल मेगा स्पोर में फिर इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस इन फंक्शनल मेगा स्पोर, और हमारा बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें भी हमने फाइनली मेल गैमीटोफाइट बनाया था, और इसमें भी हम बना रहे हैं फीमेल गैमीटोफाइट मेगास्पोरेंजिया में। ये पूरी फिगर था उसका,
कहते हैं फीमेल कोन का, फीमेल कोन में कैसे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल और इंटेगुमेंट को दिखाया गया है। और फाइनली मेगास्पोरेंजिया जो कि 2n है, इससे हमारा फीमेल गैमीटोफाइट n बना। ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है ये एज इट इज़ लगा रहता है किसमें, फीमेल कोन में ही। यहीं पर जो है फीमेल गैमीटोफाइट अब आगे डेवलप होगा, इसमें आर्चिगोनियम बनेगी। आर्चिगोनियम बनने के बाद आर्चिगोनियम के अंदर जो एग होगा उसमें स्पर्म आके फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी और उसमें फिर सीड बनेंगे। और सब ये कहाँ लगे रहेंगे, ये लगे रहेंगे एज इट इज़ फीमेल कोन में, मतलब कि ये डिपेंडेंट रहेंगे। फीमेल गैमीटोफाइट n है, फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर 2 से 8 तक आर्चिगोनियम बनती है। इसमें हमने 2 दिखाया हुआ है। फीमेल कोन में जो ये जो मेगास्पोरेंजिया है, इसमें जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड है यानी n है। आर्चिगोनियम जो बनी है वो भी n है यानी हैप्लॉइड है। इसके बाद इसमें जो इसका इंटेगुमेंट है वो ओल्ड है, यानी कि ओल्ड स्पोरोफाइट ही है, 2n है। इसके अंदर जो स्पोरेंजिया बनी हुई है और ये इंटेगुमेंट 2n है, ये भी दोनों ओल्ड स्पोरोफाइट ही है। ये आगे चल के ये ओल्ड स्पोरोफाइट और अंदर का जो न्यूसिलस था वो तीनों मिलके, यानी कि ओल्ड स्पोरोफाइट, ये इंटेगुमेंट, स्पोरेंजिया की जो कवरिंग है वो, और जो अंदर न्यूसिलस था आपने देखा इससे पहले की स्लाइड में, ये तीनों मिलके ओल्ड स्पोरोफाइट बनाएंगे और उस सीड की कवरिंग बनाएंगे। इसके बाद जो फीमेल गैमीटोफाइट है, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये आगे चल के हैप्लॉइड रहेगा, n रहेगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म। इसके बाद जो आर्चिगोनियम के अंदर एग बनेंगे, उसमें एग में आके स्पर्म आपके फ्यूज होंगे, ये बनाएंगे जाइगोट और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। देखते हैं अब आगे क्या हुआ कि ये पॉलन ग्रेन आया, उसमें पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म बनेंगे। ये आर्चिगोनियम है, ये हैप्लॉइड है यानी n है। उसके बाद फीमेल गैमीटोफाइट, ये भी n है यानी हैप्लॉइड है। ये डिपेंडेंट है पूरा कोन के ऊपर, मेगास्पोरेंजिया पूरा डिपेंडेंट रहेगा, बीज बनने तक ये डिपेंडेंट रहेगा उस पर। ये जो बाहर की कवरिंग है इंटेगुमेंट, ये 2n है और ये न्यूसिलस से लगी हुई जो कवरिंग है वो भी 2n यानी डिप्लॉयड है। इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन था उसमें जो पॉलन ट्यूब बनी थी, उसके जो एक मेल गैमीट या कहना चाहिए स्पर्म, वो इससे फ्यूज होगा इसके आर्चिगोनियम के एग से और बनेगा हमारा जाइगोट। ये फीमेल गैमीटोफाइट है, n है। फीमेल गैमीटोफाइट बाद में किस में कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म में। और जो इसकी कवरिंग है न्यूसिलस सहित जो कवरिंग है वो सीड कोट बनाएगी, वो ओल्ड स्पोरोफाइट रहेगी। ये हमारा हैप्लॉइड रहेगा, न्यू गैमीटोफाइट n रहेगा। और उसके बाद जो जाइगोट रहेगा वो न्यू स्पोरोफाइट डिप्लॉयड रहेगा। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन साइकस एंड पाइनस, जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन है और जो इनका फर्टिलाइजेशन है साइकस और पाइनस दोनों के केस में अलग अलग होता है। होता तो सब एक ही प्रोसेस से है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन रहेगा उसमें जो कंडीशन रहेगी साइकस के केस में अलग रहेगी, पाइनस के केस में अलग रहेगी। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो साइकस में जो है फर्टिलाइजेशन जैसे ही पॉलन ग्रेन उसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया के ऊपर आता है तो साइकस में 4 महीने का समय लगता है उसको जर्मिनेट होने में, जबकि पाइनस में वो जर्मिनेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने में उसको करीब 1 वर्ष का समय लगता है। तो देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। जो साइकस में पॉलन ग्रेन आता है वो
4 महीने तक पॉलन चैम्बर में रेस्ट करता है, यानी कि जो मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर माइक्रोपाइल होती है, जो उसका मुंह होता है, उसमें ये 4 महीने तक एज ए रेस्ट इनर्ट पड़ा रहता है। जो पाइनस का पॉलन ग्रेन है वो ओपनड माइक्रोपाइल के ऊपर आता है, न्यूसिलस की टिप पर आता है और वहाँ पर उसका जर्मिनेशन होने लगता है। लेकिन फर्दर ग्रोथ इसकी रुक जाती है। क्यों? ड्यू टू अराइवल ऑफ विंटर इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जैसे ही पॉलन ग्रेन मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर आता है तो वो जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब बनती है। लेकिन उसके बाद उसका जर्मिनेशन रुक जाता है क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो जाता है। विंटर सीजन शुरू होने से उसका जो जर्मिनेशन है वो रुक जाता है और अगले साल फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट ईयर फर्टिलाइजेशन अकर। इसी केस में, पाइनस के केस में, यानी पाइनस के केस में कितना वेट करना होता है? 1 साल का। और साइकस के केस में कितना वेट करना होता है? 4 महीने का। अब जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों हम बोल रहे हैं इसको सिंगल फर्टिलाइजेशन? अभी तक आपने देखा कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बन गया था। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद 2 से 8 आर्चिगोनियम बनती हैं। हम फिगर में केवल 2 ही आर्चिगोनियम दिखा रहे हैं, इन्हीं को लेके हम चलेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट ये N है, ये हमारा न्यू गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ओल्ड गैमेटोफाइट जो था, यानी कि जो मेगास्पोरेंजिया थी, उसमें एक सेल थी MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस हुई, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने जो कि हैप्लॉइड थे। 3 डिजेनरेट हो गए और 1 बना। 1 बनने के बाद फिर उसमें फीमेल गैमेटोफाइट, वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फिर आर्चिगोनियम बनी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये न्यू गैमेटोफाइट है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट N है, ये हैप्लॉइड है, इसलिए हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। न्यू इसलिए बोल रहे हैं कि ये ओल्ड से बना हुआ है, न्यू गैमेटोफाइट। अच्छा, अब जो आर्चिगोनियम बनी है, आर्चिगोनियम के अंदर जो पॉलन ग्रेन आया था, उसमें जो पॉलन ट्यूब बनी थी, उसके अंदर जो स्पर्म बने थे उनमें 2 स्पर्म बने थे। तो 2 स्पर्म में से एक स्पर्म इस आर्चिगोनियम के एग से फ्यूज हो जाता है और वो बनाता है जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, तो ये कैसा होगा? 2N होगा और ये न्यू स्पोरोफाइट होगा। ठीक। अब एक चीज़ और, जो हमारा न्यूसिलस था, न्यूसिलस इधर कहीं था, न्यूसिलस था, उसके बाद न्यूसिलस के ऊपर कवरिंग थी, कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग थी जिसे हम इंटेगुमेंट बोल रहे थे। ये तीनों चीज़ मिलके बन रहे हैं ओल्ड स्पोरोफाइट, यानी कि बीज की कवरिंग, सीड की कवरिंग को बनाएंगे और ये डिप्लॉयड होंगे और ये एज ए प्लांट में जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है ये उसी कंडीशन में रहेंगे। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ये सब हो जाने के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड में क्या क्या रहेगा इसके? एक तो सीड कोट रहेगा जो कि डिप्लॉयड है, 2N है और ये प्लांट के स्पोरोफाइट की तरह ही है, इसलिए इसे ओल्ड स्पोरोफाइट हम बोल रहे हैं। उसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में, जो रहेगा हैप्लॉइड यानी N। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो आर्चिगोनियम बनी थी उनमें से एक आर्चिगोनियम में स्पर्म गया था, उससे फ्यूज हुआ था, उसमें जाइगोट बना था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना था और एम्ब्रियो रहेगा यहाँ पर जो कि न्यू स्पोरोफाइट रहेगा, 2N रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। अब सीड की बात कर लेते हैं कि सीड में जो जनरेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 3 जनरेशन लॉक्ड इन सीड, जो सीड होता है जिम्नोस्पर्म का उसमें 3 जनरेशन लॉक्ड रहती हैं। जो सीड की कोड होती है वो होती है ओल्ड स्पोरोफाइट 2N, और जो एम्ब्रियो रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो होता है न्यू स्पोरोफाइट। और जो एंडोस्पर्म बनता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, वो होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन और ये भी न्यू गैमेटोफाइट होता है। तो 3 जनरेशन कैसी हुई?
एक ओल्ड स्पोरोफाइट, एक न्यू गैमीटोफाइट और एक न्यू स्पोरोफाइट। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।